आज नया टॉपिक के साथ आज हम पढ़ेंगे 1858 की क्रांति के बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। देखो, एक बात मैंने आपको कल बताई थी, आप सभी अच्छे प्रकार से इस बात को जानते हैं कि अंग्रेजों से भारत के तीनों वर्ग गुस्सा हो चुके थे। पहला तो राजा महाराजा। क्यों गुस्सा हो चुके थे राजा महाराजा? 1853 में अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्र प्रसार की नीति लेकर आए। उन्होंने पूरे भारत में अपना कब्जा करने की कोशिश की और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लाई गई थी, उस हड़प नीति के माध्यम से बहुत प्रकार के राजा महाराजे और बहुत भारत के ऐसे रजवाड़े इन्होंने शामिल कर लिए जो अपनी मंजी से नहीं आना चाहते थे। तो राजा महाराजा इनसे गुस्सा हो गए। भाई, अंग्रेजों को पहले राजा महाराजा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने क्षेत्र का प्रसार किया तो वो इनसे गुस्सा हो गए। सेकंड आता है सैनिक वर्ग। देखो, सैनिक वर्ग को हथियारों की वजह से वो गुस्सा हो गया। कारण क्या था कि जब इन्होंने अपने क्षेत्र की नीति का प्रसार करने का प्रयास किया तो इन्होंने नए नए हथियारों को एक्सपोर्ट किया, यानी कि इंपोर्ट किया, हथियारों को भारत मंगाया। और नए हथियारों से भारत का जो सैनिक वर्ग है वो उतनी अच्छे तरीका से उनके साथ जो है उनका अनुभव नहीं था। तो इन्होंने ऐसे हथियारों का प्रयोग किया, जैसे कि आपने देखा कि इनफील्ड राइफल में इन लोगों ने कारतूस का प्रयोग किया जिसमें कि सुअर की चर्बी बताई जाती थी। तो इस प्रकार की चीजों की वजह से सैनिक वर्ग भी इनसे असंतुष्ट था। एक और कारण था कि इनके पास सैनिक वर्ग को देने के लिए बहुत ज्यादा धन नहीं था, तो सैनिक वर्ग भी इनसे अच्छा खासा असंतुष्ट हुआ करता था। शिक्षित वर्ग, देखो एजुकेटेड जो वर्ग था वो भी इनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। इसका कारण क्या था? 1853 के बाद ये नोटिस किया लोगों ने कि अंग्रेजों ने कंपनी को 1833 में व्यापारिक कंपनी खत्म कर दी कि अब ये व्यापारिक कंपनी है ही नहीं, उसके ट्रेड राइट सस्पेंड कर दिए और कंपनी को बना दिया प्रशासनिक कंपनी। अब ये बात सब समझ चुके थे, कंपनी व्यापार करने आई थी, इसको प्रशासन के काम में लगा दिया। और ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे कि भारत में अपने एरिया का एक्सपेंशन करें और भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित कर दिया था। भारत का जो शिक्षित वर्ग था वो भारत से बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था। इन लोगों ने 1833 में उन लोगों को पैसे वैसे प्रोवाइड करके बाहर भी भेजा था और भारत में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था। अब भारतीयों ने ऐसा साहित्य पढ़ा जो अंग्रेजों का साहित्य था, जिसमें ब्रिटेन ने अमेरिका में क्या किया और देशों में क्या किया। तो भारतीयों को नॉलेज हो चुकी थी, जानकारी हो चुकी थी कि पहले सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या स्पार्टा, एथेंस की लड़ाइयां किस प्रकार से लोगों ने लोगों को गुलाम बनाया। तो भारतीय अपने मानव अधिकार और अपने स्वतंत्र राष्ट्र की संकल्पना को और मजबूत बना चुके थे। ये भारतीय चाहने लगे थे। यही कारण था, जब भाई नॉलेज नहीं होगी तो हमें कोई भी गुलाम बना सकता है। आप बताओ, आपको जानकारी ना हो तो कोई भी आपको गुलाम बना लेगा, पर आपको जानकारी हो, साहब आप पढ़े लिखे हो, तो आपको गुलाम बनाना उतना आसान नहीं है। अंग्रेजों ने यही किया, हम पढ़ लिख गए और उसके बाद उन्होंने भी हमें गुलाम बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया। और यही कारण रहा कि हम लोगों ने अंग्रेजों के इन चीजों का विरोध किया। तो तीनों फ्रंट अंग्रेजों के सामने ओपन हो गए। एक तो राजा, सैनिक वर्ग और शिक्षित वर्ग, तीनों अंग्रेजों से दुखी हो गए। जब दुखी हो गए तो 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इस भारत शासन अधिनियम में क्या क्या है, एक एक चीज हम बड़े सीक्वेंसिंग में देखेंगे। देखो, सबसे पहले एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसे आप बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर आपसे पूछ ले कि भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, तो आप इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न भी आपके बीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। पूछा जाता है कि 1858 का जब एक्ट आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला प्रश्न यहां से बनता है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन जो थे ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि उस समय 1858 की में, यानी कि 1857 की क्रांति के समय के बाद भारत में जो गवर्नर जनरल था वो हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। तो कई बार प्रश्न बनता है कि भाई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत आया था और लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का पहला क्रांति हुआ था और 1862 तक रहा। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अब पूछा जाता है कि ये जो आया था 1858 का जो चार्टर एक्ट आया, ये किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था? तो लॉर्ड स्टैनले,
लॉर्ड स्टैनली द्वारा एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर इस एक्ट को यानी इस चार्टर एक्ट 1858 को भारत में भेजा गया था। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड स्टैनली कौन थे। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि भारत जो सचिव बनाए गए वो सब पहले भारत सचिव यानी कि भारत मंत्री वो लॉर्ड स्टैनली बनाए गए थे। इन्हीं की अध्यक्षता में सारी की सारी चीजें हुई थी, तो इन्हीं को बनाया गया था लॉर्ड स्टैनली को। इन्हीं की अध्यक्षता में ये भारत शासन अधिनियम भेजा गया। तो 3 प्रश्नों के आपके सामने उत्तर आते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और ये किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था, तो लॉर्ड स्टैनली की अध्यक्षता में भेजा गया था। और इसका एक और नाम क्या था, तो इसका नाम था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इस प्रकार के 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन व्यक्ति क्या क्या थे, इसका विशेष तौर पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं। पूछा जाता है कि उस समय महारानी कौन थी, उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन थी, तो उस समय क्राउन हुआ करती थी क्वीन विक्टोरिया, क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया, इसका पूरा नाम है। ये उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। जब 1858 का चार्टर एक्ट आया उसमें ये हुआ करती थी क्वीन विक्टोरिया। तो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये आया तब क्वीन विक्टोरिया शासिका हुआ करती थी। अब इसमें 2-3 चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आपको विशेष तौर पे ध्यान देनी है। पहली चीज है कि इसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उससे अंग्रेजों की सरकार को हिला दिया गया, सरकार को हिला दिया गया। तो इसके बाद इसका निर्माण हुआ। इसके तहत ईआईसी का शासन पूर्णतः खत्म कर दिया। ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए एक बात समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इसके बाद 2 काम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इसके पास प्यारे साथियों 2 काम थे। इसके साथ काम नंबर 1 और काम नंबर 2। काम नंबर 1 क्या था, इसका काम था ट्रेड करना, व्यापार करना। तो आपको मैंने बताया कि व्यापार करने का जो इसका राइट था उसको अंग्रेजों ने 20-20 साल करके खत्म कर दिया। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड राइट सस्पेंड कर दिए थे कि अब तुम कोई ट्रेड नहीं करोगे, कोई व्यापार नहीं करोगे। इसके जो प्रशासनिक राइट थे, इसके पास प्रशासन के राइट्स को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसके प्रशासनिक राइट्स को 1853 में अनिश्चित काल के लिए किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद अब 1858 का जब एक्ट आया तो इसके प्रशासनिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः खत्म हो गया। ना तो इसके पास प्रशासनिक राइट रहे और ना इसके पास ट्रेड राइट रहे। हमने एक चीज नोटिस करी थी कि व्यापारिक राइट्स के खत्म हो रहे थे। भाई 1773 में जब आई तो 10 साल, तो 20 साल के लिए बढ़ाए गए, 1793 के लिए हो गए, फिर 20 साल के लिए बढ़ाए गए, 1813 तक हो गए। 1813 में सिर्फ फिर चाय और चीन का साथ व्यापार छोड़ा। 1833 में इसके व्यापार के पूरे राइट सस्पेंड कर दिए थे, लेकिन प्रशासनिक राइट इसके 20-20 साल के लिए बढ़ाए जा रहे थे। 1853 में अंग्रेजों का पूरा मूड था कि अब अनिश्चित काल के लिए जो प्रशासन करेगी भारत में वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन 1857 का जब रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश शासन हिल गया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे प्रशासनिक और व्यापारिक अधिकार तो पहले ही समाप्त थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में काम तमाम हो गया, तो ईआईसी का शासन पूर्ण तरीका से एंड हो गया। तो यानी कि जो कंपनी भारत में सन 1600 में आई थी वो कंपनी अब 1858 में कंपनी का पूरा गेम क्लोज, कंपनी इज फिनिश्ड। यानी कि रानी ने जो चोर भेजे थे उन चोरों का काम तमाम हो गया। अब वो चोर खत्म हो गए, अब वो चोर नहीं रहे, रानी के चोर अब चले गए, चोरों का काम क्या हो गया, तमाम हो गया। यहां तक की बात आपकी समझ में आ रही है? अब चोरों का काम तमाम हो गया, अब चोर यहां जो है नहीं रहे। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बड़े बेसिक बनते हैं, इसका आप बड़े बेसिक लेवल पे ध्यान रखोगे। अगली चीज क्या हुई, देखो 1858 का चार्टर एक्ट है, इस अधिनियम के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी एक बार जरा आप इसको जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या हुआ। पहली बार तो 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार में इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की थी। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो महारानी क्वीन विक्टोरिया का जो चार्टर आया था, यानी कि उसका जो घोषणा पत्र आया था, इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, मैंने आपको कल भी बताया था, इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद, कहां पर, इलाहाबाद,
जो इलाहाबाद है, उसी इलाहाबाद में वर्तमान में जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद के मिंटो पार्क, एक उस मिंटो पार्क में शाही दरबार लगा था। और इस शाही दरबार का आयोजन किया था उस समय के भारत के गवर्नर जनरल, वो हुआ करते थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क के शाही दरबार में क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। इसे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया भारत की शासिका बनी थी। इसने ये घोषित कर दिया था कि नाउ द क्वीन विक्टोरिया इज द, कौन बन गई, भारत की शासिका, कि सी विल गवर्न द इंडिया, ये भारत की शासिका के नाम से घोषित करी गई। देखो 1858 का जो अधिनियम है, इसे भारतीय मैग्ना कार्टा भी कहा गया। जो इंडियंस थे, पढ़े लिखे जो भारतीय हुआ करते थे, तो भारत का जो शिक्षित वर्ग था, भारत के शिक्षित वर्ग ने इस एक्ट का नाम दिया इंडियन मैग्ना कार्टा। इंडियन मैग्ना कार्टा। देखो मैग्ना कार्टा क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछ ले कि व्हाट इज द मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा आपने मूल अधिकारों के समय भी पढ़ना होता है। देखो मैग्ना कार्टा जो होता है, इसका मतलब होता है सुप्रीम लेटर, यानी सर्वोच्च पत्र। तो उस समय भारत के जो शिक्षित वर्ग था, उन्होंने इसको नाम दिया सर्वोच्च पत्र, क्योंकि ब्रिटिश की जो महारानी थी वो सर्वोच्च थी और उसके द्वारा जो प्रदान किया गया, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा 1215 में ब्रिटिश के लोगों को वहाँ के राजा, ठीक है, ने क्या दिया था, वहाँ के लोगों को 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा दिया था। और वो मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा था, सर्वोच्च लेटर था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी भारत में मैग्ना कार्टा भेजा गया, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसे मैग्ना कार्टा नाम भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा दिया गया था। अरे हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो यहां से प्रश्न बनता है, देखो इसमें क्या क्या चीजें हुई, आप जरा जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें हुई। देखो जो वायसराय का पद था, यानी कि जो वायसराय का पद था, भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय नाम कर दिया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। आप ये जानते हैं कि देखो भारत में, आप सभी को पता होगा कि भारत का गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ था 1833 के एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल बना था। और मैंने आपको पढ़ाया भी था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। किसके? भारत के। और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का गवर्नर जनरल का पद यहां से चल रहा था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। आपकी समझ में बात आ रही है। अब भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के कर दिया वायसराय। एक्चुअली इसका जो पूरा नाम था, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, इसका पूरा नाम ये था। यानी गवर्नर जनरल के नाम को समाप्त नहीं किया गया, इसके नाम के आगे वायसराय लगा दिया। देखो वायसराय क्यों लगा दिया, इसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि अब भारत सीधा सीधा ब्रिटिश की महारानी के अंडर आ चुका था और क्वीन विक्टोरिया भारत की शासिका बन चुकी थी। तो उसके अंडर अब भारत का शासन आ चुका था और भारत में गवर्नर जनरल का पद था। तो गवर्नर जनरल के पद को और थोड़ी शक्तियां प्रदान कर दी और थोड़ी शक्ति प्रदान करने के बाद उसे वायसराय बना दिया गया। भाई जो आदमी सीधा महारानी के अंडर काम करेगा वो भाई बड़े लेवल का होगा, तो उसका नाम कर दिया वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत में गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग क्वीन विक्टोरिया का रिश्तेदार भी था। इसी कारण रहा कि लॉर्ड कैनिंग को 1857 की क्रांति के बाद वापस नहीं बुलाया गया, क्योंकि उसने क्रांति सक्सेसफुल कराई थी पर उसमें बहुत सारे लूप होल भी थे। अगर कोई और गवर्नर जनरल होता तो उसे वापस बुला लेते। लॉर्ड कैनिंग को वापस नहीं बुलाया गया था और 1858 के चार्टर एक्ट में, भारत शासन अधिनियम में, उसको भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय नाम के पद का सृजन हुआ और उसे भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो यहां तक आपकी वायसरायों की कहानी समाप्त शुरू हो गई और गवर्नर जनरल की कहानी यहां तक आपकी समाप्त हो गई। तो यहां से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सेम आदमी ट्रांसफर हुआ, तो उसका उत्तर भी लॉर्ड कैनिंग होगा। तो भारत के प्रथम वायसराय आपके बने सर लॉर्ड कैनिंग। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका विशेष तौर पे क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। अगला अब टॉपिक आता है, देखो, तो इसका नाम था गवर्नर जनरल एंड वायसराय। यह सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया और यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रिपोर्ट करेगा।
देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप जरा यहां देखिए, आप जरा इस पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये तो क्या है, ब्रिटिश का पार्लियामेंट है। ये देखो मैं ना ऐसे समझाता हूं आपको, ये कौन है, ये महारानी है, ये क्वीन है, क्वीन है, और क्वीन के नीचे आप देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, ब्रिटिश का पार्लियामेंट है। और ब्रिटिश के पार्लियामेंट के बाद यहां पर क्या है, यह हमारा इंडिया है, यहां हमारा इंडिया है। और इंडिया को संभालने के लिए अंग्रेजों ने यहां एक पद बनाया, तो ये आपका पद हो गया। देखो तीन चीजें समझो, एक्चुअली क्या चल रहा था कि अंग्रेजों ने ये अब इसके अंडर आ गया तो कंपनी खत्म हो गई, तो यहां पर तो क्राउन थी, क्राउन महारानी, और क्राउन के अंडर था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब है ब्रिटिश का संसद, क्योंकि अब ब्रिटिश के संसद की सीधी सीधे चलने लगी थी। और यहां पर था, अब बना दिया यहां पर वॉयसराय। अब क्या कर दिया अंग्रेजों ने, बोला कि जो वॉयसराय है ना, ये जो वॉयसराय है इसकी नियुक्ति कौन करेगी, क्राउन करेगी। ये वॉयसराय जो होगा इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी, क्राउन करेगी। और क्वीन विक्टोरिया ने उस समय या भारत में वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग को इसकी नियुक्ति कर दी, तो ये कौन बन गया, ये भारत का वॉयसराय कर दिया। और पॉइंट ये कर दिया कि यहां जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में कौन होते, तो भाई पार्लियामेंट में सरकार के मंत्री होते, अरे हाँ या ना। तो यही इन्होंने पार्लियामेंट ने क्या किया, सरकार के मंत्री होते, इन्होंने एक चीज का सृजन किया। और सृजन क्या किया कि इन्होंने एक अलग से मंत्रालय बनाया, एक अलग से मंत्रालय बनाया जिसे कहते थे भारत मंत्रालय। इसका नाम दिया भारत मंत्रालय। और भारत मंत्रालय, इस मंत्री का एक, इसमें से मिनिस्टर को एक प्रधान, सरकार के एक मंत्री को इसका एक मंत्री बना दिया, जिसका इन्होंने नाम दिया भारत मंत्री। इन्होंने क्या नाम दिया, भारत मंत्री। और यही भारत मंत्री क्या करेगा, और इसी के साथ एक भारत सचिव बना के, क्योंकि एक सचिवालय बना दिया, और ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग निर्धारित करेंगे कि भारत में क्या क्या चीजें होनी है, ठीक है। और इनके अंडर वॉयसराय क्या करेगा, अब सारे के सारे काम करेगा, और ये भारत में सारा का सारा कार्य करेगा। ऐसा इन्होंने बना दिया। सपोज करिए हम पाकिस्तान को कल जीत ले और पाकिस्तान हमारा गुलाम देश बन जाए, तो भाई अब तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, फिर पाकिस्तान मंत्री भी बनेंगे हमारे देश में कोई ना कोई। जैसे बाबा योगी को बना दे पाकिस्तान मंत्री, क्या आप पाकिस्तान के मंत्री हैं, पाकिस्तान में क्या होगा ये आपको देखना है। गृह मंत्री तो भारत के हो गए अमित शाह, अब पाकिस्तान मंत्री बाबा योगी हो गए, किसके, पाकिस्तान के। तो ऐसे ही ब्रिटेन में अब सीक्वेंस बना दिया गया था कि अब क्राउन जो है वो वायसराय की अपॉइंटमेंट करेगी, और वायसराय जो है ये भारत के सचिवालय जो बनेगा, इंडियन सेक्रेटरीट जो बनेगा, उसके अंडर वायसराय काम करेगा। उसको ऑर्डर जो है पार्लियामेंट ऑर्डर देगा, और पार्लियामेंट नियम बनाएगा, वो नियम जो है ये वॉयसराय तक पहुंच जाएंगे। इन्होंने एक सीक्वेंसिंग सेट कर ली अब अंग्रेजों ने हमारे देश को गवर्न करने का। अब इसमें कहीं पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको नजर नहीं आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से पूरी की पूरी समाप्त हो गई। तो ये सेक्रेटरी जो था उसको भारत स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा वॉयसराय, ठीक है। और सेक्रेटरी स्टेट कौन हो गया, कि जो सचिवालय है उसका हेड हो गया। तो ये कौन बने थे, तो जिन्होंने लॉर्ड स्टैनले, जिन्होंने भारत में 1858 का अधिनियम भेजा था, वही पहले भारत सचिव यानी कि भारत मंत्री के पद पर आसीन किए गए थे। उन्हीं के अंडर चीजें चल रही थी, और उन्हीं के इशारों पर नाचने लगे थे लॉर्ड कैनिंग, और उन्हीं के द्वारा भारत में सारी की सारी चीजें की जा रही थी। तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक फैक्ट आप देखिए, देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर बना। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1858 के एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। 1773 के रेगुलेटिव बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना, आपको पता है कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था। आपको पता है ना, ठीक है, अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही। बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये तो बंगाल का गवर्नर जनरल ही लिखना चाहिए यहाँ पर। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना था। ये वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। और ये बनने के बाद फिर आया बंगाल का गवर्नर जनरल जो अंतिम था, विलियम बेंटिक, इसी को बना दिया गया
फिर भारत का गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल के बाद बना आपका भारत का वायसराय, और ये था आपका लॉर्ड कैनिंग, आपका प्रथम हुआ करता था। चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम को किस प्रकार से चीजों को किया गया, जरा नोटिस करने की कोशिश करिए। देखिए भारत के लिए सचिवालय बनाया गया कि अब इंडिया को एक सेक्रेटरीट के माध्यम से कार्य किया जाएगा, एक सचिवालय बना। यह भारत के मामलों का सबसे बड़ा निकाय था। देखो इंडिया को रेगुलेट करने के लिए एक्चुअली क्या है, अंग्रेजों ने दो काम किए। पहले उन्होंने इंडिया को अपने देश में सेगमेंटिफाइड किया कि हमारे देश में एक हमारा पार्लियामेंट है और हमारे पार्लियामेंट के कुछ लोग इस इंडिया को देखेंगे। और बाद में इंडिया में 1861 के एक्ट के माध्यम से भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आए। आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि अंग्रेजों ने पहले अपने देश में सिस्टम बनाया कि भारत को कैसे देखना है। 1861 का जब चार्टर एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, अधिनियम पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर ये काम किया, भारत के अंदर पोर्टफोलियो बना दिए, मंत्री बना दिए। लेकिन अभी उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मंत्री बनाए और कहा कि भारत को संभालने के लिए अलग से एक बॉडी होगी जिसका नाम था सचिवालय। यह भारत के लिए, यह भारत के मामलों के लिए सबसे बड़ा निकाय था जो इंडिया के पूरे मैटर देखेगा। ये सबसे बड़ा निकाय था। इसका प्रमुख था भारत सचिव, और प्रथम भारत सचिव बने लॉर्ड स्टैनले। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते थे, तो कैबिनेट स्तर का जो भी मंत्री होगा, यानी जो ब्रिटिश का कैबिनेट था उसका जो भी मंत्री होगा उसी को बनाया गया था। तो लॉर्ड स्टैनले इसको बनाया गया मंत्री। तो ये क्राउन को सीधा रिपोर्ट करेगा। भारत सचिव यूके में बैठता था और वायसराय बैठता था भारत में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भारत का जो सचिवालय बनाया गया, ये सचिवालय कहां पर था, सचिवालय ये ब्रिटेन में था। सचिवालय कहां पर था, ब्रिटेन में। तो भाई ब्रिटेन में ही संसद है और ब्रिटेन में ही सचिवालय बनाया गया, सेक्रेटरीट बनाया गया। इस सचिवालय का जो इसका अध्यक्ष था यानी कि सचिव हुआ, ये कौन हो गया, स्टैनले। तो ये सभी के सभी ब्रिटेन में बैठते थे और ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट और ब्रिटेन की महारानी के साथ कोऑर्डिनेट करके आदेशों को वायसराय को देते थे। और जो भारत में वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब वायसराय क्या करेगा, ये पूरे भारत के ऊपर कंट्रोल करेगा और पूरे भारत के ऊपर ब्रिटिश के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियम, जो भारत के सचिवालय के द्वारा भेजे गए, उन नियमों का पालन करेगा। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि इंडिया के लिए नियमों का निर्माण इस प्रकार से होगा और हम सीधे सीधे ब्रिटेन देश के गुलाम हो गए और ब्रिटेन का कोई मंत्री हमारे देश के लिए नियमों का निर्माण कर रहा है, तो हम एक सब्जेक्ट हो गए उनके लिए। जैसे आज भारत में शिक्षा है, आज भारत में डिफेंस है, आज भारत में क्या है, सब एक सब्जेक्ट है ना भाई, हाँ या ना। कल को हम पाकिस्तान को जीते या रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो अब यूक्रेन को संभालने के लिए रसिया एक मंत्रालय बनाएगा, क्या बनाएगा, ऐसी कोई चीज बनाएगा। तो अब क्या है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट बन के तैयार हो गए। हम उनके लिए विषय थे सिर्फ कि एक सब्जेक्ट है, इसको उनके कंट्री के द्वारा देखा जा रहा था, हम सिर्फ एक विषय के रूप में देखे जा रहे थे। चलिए अब आगे आप क्या नोटिस करेंगे, अगला पॉइंट, चलिए आइए अन्य तथ्य। देखो 1858 के एक्ट के बाद भारत में क्या क्या चीजें हुई। भारत में मुगल तो समाप्त पहले ही हो चुके थे, इनका क्लोज हो गया, खेल खत्म। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की समाप्ति कर दी गई, ये भी खत्म हो गया। भारतीय रियासतों और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। दो तीन चीजें आप देखेंगे क्या क्या चीजें थी। देखो 1858 के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत में मुगलों का तो काम तमाम है, ये तो खत्म हो गए। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की समाप्ति, यानी कि भारत में रियासतों धार्मिक हस्तक्षेप मामलों में हस्तक्षेप। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे कि भारत में भारतीय मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, बहुत प्रकार का हस्तक्षेप कर रहे थे भारतीय मामलों में, भारतीयों को छेड़ रहे थे। तो उनको ये समझ में आया कि देखो भारतीयों को धार्मिक मामले में छेड़ना बहुत गलत है, हड़प नीति को खत्म करो और भारतीयों को धार्मिक मामले में मत छेड़ो, क्योंकि भारतीय अगर धर्म के आधार पर छेड़े गए तो उससे नुकसान होगा। तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि भारत में धर्म अफीम है, तो आप धर्म के आधार पे, ना तो हिंदू ना मुस्लिम के आधार पे अब किसी भी भारतीयों को छेड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण धर्म भी था, क्योंकि उसमें जो सुअर की चर्बी थी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए गलत मानी जाती थी। तो अब अंग्रेजों ने ये निर्धारित कर दिया कि भारत में धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे।
यानी कि धर्म को में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो व्यक्ति जो धर्म मानना चाहता है उसे माने, जो अपनाना चाहता है उसे अपनाए। अब धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिए अंग्रेजों ने कंप्लीटली मना कर दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किसी भी सेकंड लेवल पे बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? देखो और क्या बदलाव किए, और क्या बदलाव हुए आपको बताता हूं, क्योंकि कारण क्या थे। पहला कारण धर्म था तो धर्म में बदलाव कर दिया। सेकंड कारण था सेना, क्योंकि सेना ने अंग्रेजों को धोखा दिया था। तो देखो यहां पर भी एक कमीशन बना जिसका नाम था पील कमीशन। पील कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर पहले 5:1 का रेशियो था, यानी कि पहले यह हुआ करता था अंग्रेजी सेना में कि 5 सैनिक भारत से होंगे और 1 सैनिक ब्रिटिश का होगा। पहले यह रेशियो हुआ करता था। अब अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, भारतीयों के साथ दिक्कत हो रही है। अब इन्होंने रेशियो क्या कर दिया कि 2 सैनिक भारत से रहेंगे और 1 सैनिक ब्रिटिश से रहेगा। यानी कि अंग्रेजों ने अपनी भारतीय सेना में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को कम कर दिया। कहा कि अब इंडियंस को सेना में भर्ती कम किया जाएगा। तो इन्होंने इंडियंस को कम लिया, कहा कि अब इंडियंस को कम रखेंगे और ब्रिटिश वालों को ही भारत में लाकर भर्ती करेंगे। ये पील कमीशन की रिकमेंडेशंस आई थी। इसके आधार पे अंग्रेजों ने अपनी सेना का ये सुधार कर दिया। तो एक सुधार ये समझ में आया आपके। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की खत्म कर दी, तो राजा महाराजे जो है वो भी खुश, और धार्मिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई तो ये भी खुश। मुगल तो पहले समाप्त हो चुके थे। और देखो शिक्षा जो थी ना, इस पर अंग्रेजों ने, पहले अंग्रेज क्या कर रहे थे, पहले अंग्रेज ये कर रहे थे कि भारत में जो भारतीय संस्थान थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि जो भारत के संस्थान है वो शिक्षा जो प्रदान कर रहे थे उनको रोक दिया था कि आप शिक्षा प्रदान मत करो, इन्हें सबको अंग्रेज बनने दो। तो अंग्रेजों की समझ में एक बात आई कि भारतीयों को ज्यादा पढ़ाएंगे तो भारतीय हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। तो अब भारतीयों को विदेशी शिक्षा की जो जबरदस्ती कराई जा रही थी वो अंग्रेजों ने यहां से समाप्त कर दी। कहा कि तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ो, अपने कॉलेज में पढ़ो, अपने धर्म की शिक्षा लो, मदरसा में पढ़ो, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ो, हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि तुम्हें हम ही पढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अब इसको बदल दिया। कहा कि जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं उससे आप पढ़ सकते हैं, हमें आपके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वी विल नॉट फोर्स यू टू टीच इन फॉरेन लैंग्वेज ओनली, यू आर फ्री टू लर्न इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज। ये अंग्रेजों ने बोल दिया। तो भारत की शिक्षा नीति में भी सुधार हो गया। इसके बाद वुड्स डिस्पैच ऑलरेडी आ चुका था, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें करी गई थी भारतीयों के लिए। तो धर्म के हस्तक्षेप की बात कर दी कि कोई मिशनरी ये नहीं कहेगा कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो। हस्तक्षेप मतलब नॉट इंटरफेरेंस, ये भी कर दिया। सेकंड, सैनिका की सैनिकों को कम कर दिया, सेना में कहा सैनिकों को कम कर दो। और पैदल सेना को बढ़ा दिया। और पैदल सेना ऐसी सेना, मतलब जो पैदल सेना थी और ऐसी कुछ यूनिट्स थी इंडियन आर्मी की, जो यूनिट्स बेसिकली अंग्रेजों का साथ जिन यूनिट्स ने दिया था उन यूनिट्स को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तो इसके बाद भारतीय सेना को एक अलग मॉडल में ले जाया गया था। ठीक है, एक अलग मॉडल आपको देखने को मिलेगा भारतीय सेना का। तो ये 1858 की क्रांति के बाद ये बदलाव जो है आपको भारत में देखने को मिलेंगे। पहली बात तो भारत सचिव के पद का सृजन हो गया, उसके अंडर भारत का वॉयसरॉय काम करने लग गया, एक सिस्टम बना दिया। तो अंग्रेजों ने तो दो चीजें की। अंग्रेजों ने पहले तो सिस्टम बनाया ब्रिटेन में, और अब अंग्रेज क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे भारत में। तो पहले उन्होंने ब्रिटेन में बना दिया, अब वो भारत में बनाएंगे। और भारत में जब बनाएंगे तो भारत में काफी चीजों की शुरुआत होगी, जैसे कि भारत में विधान मंडल जो है उसका एक्सपेंशन होगा कि अब लॉ भारत में बनाए जाएंगे। दूसरा, भारत में न्यायपालिका और विधान मंडल का विकेंद्रीकरण अब अंग्रेज करेंगे। तीसरी चीज, वो पोर्टफोलियो सिस्टम का निर्माण करेंगे कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होनी चाहिए। सेकंड, वो भारत को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। 1860 में जब बजट आया तो अंग्रेजों का यही मंशा थी कि वो भारतीयों को कंप्लीटली क्या करें, इंडिपेंडेंट कर दे। यानी कि भारत का खर्चा भारत से ही निकले, ऐसा ना हो कि भारत का खर्चा विदेश से आ रहा है। भारत का खर्चा भारत से ही निकलने की शुरुआत अंग्रेजों ने कर दी थी। तो ये सारी चीजें 1858 के एक्ट के माध्यम से ही हुई थी, ये सारे के सारे बदलाव। और भारतीयों को विधि निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करने की बात भी अंग्रेज धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। तो आगे आप क्या देखोगे कि कंपनी के चोर भाग गए, तो अब भारतीयों ने पूरा पूरा सिस्टम बना लिया और पूरी पूरी चीजों को अपने अकॉर्डिंग करने का
प्रयास करने की कोशिश भारतीय जो है यहाँ पर करने लगे। तो ये था 1858 का जो एक प्रकार से एक्ट हो गया आपके सामने, उसमें क्या क्या बदलाव थे। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे चुटकियों में रिवाइजन कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गए जो आप लोगों ने पढ़ लिए, आप लोगों ने जान लिया। आप इन चीजों को एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपके लिए बेहतरीन चीजें, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई हैं वो आपकी समझ में आएंगी। पहली चीज हमने बताया, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन एक्ट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, इसी को आप कहते हैं। या भारतीयों ने इसको क्या नाम दिया, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया नाम दिया। इसमें प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, एग्जाम में पूछा जाता है। और उस समय रिपोर्ट किसने पेश की थी, तो लॉर्ड लिनस्टे ने इसको पेश किया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और लॉर्ड स्टैनली कौन रहे, तो लॉर्ड स्टैनली भारत के सचिव बने थे, एग्जाम में आपके सामने पूछा जाता है। क्वीन कौन थी, क्राउन विक्टोरिया थी। 1858 के बाद इसका 57 के बाद इसका निर्माण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी खत्म कर दी गई। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1858 के अधिनियम में क्या क्या बदलाव हुए, तो 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में शाही दरबार का आयोजन किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और वायसराय का जो पद था उसका सृजन हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। प्रथम कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के लिए एक सचिवालय का गठन किया। सचिवालय कहाँ था, उत्तर प्रदेश, यूके में था, सॉरी कहाँ था, ये ब्रिटेन में था। और सचिवालय में आप जानते हो एक सचिव बनाया गया। सचिव ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री हुआ करता था। उस सचिवालय के अंडर भारत में एक वायसराय जो था उसके अंडर कार्य करता था। तो भारत के लिए सचिवालय सबसे बड़ा निकाय था, इसका प्रमुख भारत सचिव था। प्रथम भारत सचिव कौन बने, लॉर्ड स्टैनली प्रथम भारत सचिव बने थे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये डायरेक्टली क्राउन के अंडर थे और क्राउन के द्वारा एक व्यक्ति बनाया गया था भारत में जिसका नाम था भारत का वायसराय। प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 1858 के एक्ट के बाद भारत में सेना का रेशियो कम कर दिया गया, 5:2 से 5:1 से रेशियो जो था वो आपका 2:1 कर दिया गया। बाद में भारत में मुगल समाप्ति हो गई, भारतीय रियासतों का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को खत्म कर दिया। ठीक है, अब अंग्रेजों ने कहा कि ना तो रियासतों में कोई हस्तक्षेप करेंगे, ना वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। भारतीयों को भारतीय मामलों में शिक्षा देने की भी छूट दे दी गई। ये सारे काम 1858 की क्रांति के माध्यम से यहाँ पर किए गए हैं और 57 की क्रांति के बाद 1858 के एक्ट में यहाँ पर किए गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मजा आया होगा। प्यारे साथियों, ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो। मैं 1-2 दिन की छुट्टी पर हूँ, जैसे आपके बीच में लाइव आऊंगा आपको मस्त मस्त वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमारे मूवी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। मैं करण चौधरी आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।